तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 4 यानी इंडियन पॉलिटी पार्ट 4। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से 1833 के अधिनियम के बारे में। कौन सा अधिनियम? 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या था और इसका हमारे भारत देश के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा। अगर व्यापक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो 1833 का अधिनियम एक ऐतिहासिक नियम था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजों का समावेश था। आप लोगों ने देखा था, कल मैंने अपने पार्ट 3 में बताया था, इंडियन पॉलिटी पार्ट 3। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो वहां पे आप लोगों ने देखा था कि 1813 का जो अधिनियम आया था, उस 1813 के अधिनियम में कौन कौन सी बातें थी। जैसे कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था, चाय और चीन देश के साथ कंपनी का एकाधिकार बना रहा था और 20 वर्षों के लिए कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया था। लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां भारत आई थी। ये सारे कार्य हुए थे आपके 1813 के अधिनियम में। लेकिन अब आगे वाले अधिनियम में आएंगे हम लोग, 1833 के अधिनियम में आएंगे, तो अब कंपनी ने अपना व्यापारिक चूल्हा उतार फेंका और अब कंपनी असली शासक के तौर पे उभरी। संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण किया गया। सबसे पहली चीज, अब संपूर्ण भारत का शासन एक तरीके से चलेगा। अभी तक आप लोगों ने गवर्नर के बारे में देखा था। जो पहला गवर्नर था बंगाल का, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंबई, कलकत्ता, बंबई और मद्रास को मिलाया गया था। वहां वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था और यहाँ बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, उसका नाम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो हम लोग देख रहे हैं 1833 का अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी ने अपना व्यापार बंद कर दिया। कंपनी ने अपना व्यापार बंद किया और अब कंपनी यहां पे क्या करेगी? शासन प्रारंभ। देखो भाई, कंपनी यहां पे जो आई थी, आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पे यह कंपनी व्यापार करने आई थी। शुरुआती दौर में यहाँ के राजाओं से उसने अनुमति लिया, लेकिन जैसे जैसे कंपनी की स्थिति मजबूत होती गई, कंपनी के इरादे बदलने लगे और अब कंपनी जो है कि भारत पे शासन करने के बारे में सोचने लगी। और 1833 का अधिनियम आते आते ब्रिटेन की महारानी ने पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के बारे में सोचा। तो कंपनी ने यहाँ पे व्यापार बंद किया और कंपनी का शासन प्रारंभ। दूसरा, संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण किया गया, मतलब एक ही स्थान से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम किया गया। और अब जो कंपनी का गवर्नर जनरल होगा, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल होगा उसका नाम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसके द्वारा क्या किया गया? दूसरा पॉइंट था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ दास प्रथा का अंत हुआ। किसका अंत हुआ? दास प्रथा को समाप्त करने के बारे में बोला गया, लेकिन यह जाके पूरी तरीके से 1843 में दास प्रथा समाप्त हुई। 1843 में दास प्रथा समाप्त हुई। प्रारंभ को इसको खत्म करने के बारे में 1833 के अधिनियम के बारे में बताया गया था, लेकिन उसके बाद ही इसको 10 वर्षों का शासनकाल लगा। दास प्रथा क्या थी? मुगलों के शासन काल में जो है कि जब मुगल लोग युद्ध करने जाते थे, युद्ध बंदियों को जीत के वो अपना दास बना लेते थे और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो वही कह रहा है कि दास प्रथा का अंत किया गया। 1843 के अधिनियम के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। चौथा पॉइंट अगर इसकी बात किया जाए तो यहां देखेंगे आप लोग कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। देखो भाई, अभी तक हमारे भारत देश में जितने भी नियम कानून होते थे, यहाँ भारत के स्थानीय राजाओं के द्वारा चलाए जाते थे। अभी तक हमारे भारत के देश के लोगों को कभी भी अलग से नियम कानून की आवश्यकता नहीं महसूस हुई थी, लेकिन इसका बुरा प्रभाव पड़ता था।
लिखित कानून होने के न होने की वजह से राजा के विवेक पे निर्भर करता था कि वह किस तरीके का जजमेंट यानी निर्णय देता है। लेकिन अंग्रेजों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि जो है कि कानून के अंदर भेदभाव हो, इसीलिए इन्होंने पहली बार कानून को संहिताकरण यानी एक करने का प्रयत्न किया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि मतलब होता है कानून। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के अधिनियम के द्वारा। ये विधि आयोग क्यों बनाया गया था? क्योंकि इस विधि आयोग के द्वारा क्या किया जाएगा? कानून निर्माण की प्रक्रिया को भारत देश में पूरी तरीके से लागू कराने का कार्य किया जाएगा। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य, पांचवा पॉइंट होगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक और कानून का सदस्य यानी एक और विधि सदस्य नियुक्त किया गया। विधि सदस्य नियुक्त किया गया किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के अधिनियम नियुक्ति की गई। विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य की नियुक्ति की गई किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के अधिनियम के द्वारा। तो पहला, कंपनी ने व्यापार बंद किया। दूसरा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। तीसरा, दास प्रथा का अंत हुआ। चौथा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया और इसी विधि आयोग ने बनाया आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। इसे हम भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। यह 1860 में बनके तैयार हुई और 1 जनवरी 1862 को यह भारत देश में लागू हुई। कौन सी विधि लागू हुई थी? हमारी भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं। अपराध को पहली बार हमारे इंडियन पेनल कोड में भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया। हर वह बात जो कानून के दायरे में आती है उसी को हम अपराध कर सकते हैं। तो यह अंग्रेजों की भारत देश में बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि अंग्रेजों ने अपने नियम कानून को भारत देश में थोपने का प्रयत्न किया और आज भी इन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई भारतीय दंड संहिता आज भी हमारे भारत देश में लागू है और पूर्णतः लागू है। जितनी भी धाराएं थी उसकी। तो ये था इंडियन पेनल कोड। भारतीय दंड संहिता का प्रावधान किया गया था और गवर्नर जनरल की परिषद में एक अन्य सदस्य की नियुक्ति कर दिया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आप लोगों को और बताऊंगा मैं यहाँ पे, 6वां पॉइंट, कि इसी अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत, धारा 87 ये अंग्रेजों के द्वारा भारत में एक अच्छा उठाया गया कदम माना जाएगा क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने जन्म, धर्म स्थान, मूल स्थान, जो सरकारी नौकरियों में सेवा में इन लोगों ने एक तरीके से जन्म, धर्म, मूल स्थान पे सरकारी सर्विस में उन लोगों ने सेवा करने में भेदभाव को समाप्त कर दिया। कुल मिलाकर जाति, धर्म, मूल, लिंग के स्थान पे अब जो है सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह अंग्रेजों की हम लोग एक उपलब्धि मानेंगे कि उन लोगों ने भारत को दिया क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर अभी तक जाति प्रथा पूरी तरीके से लागू कर दी गई थी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस कंपनी ने जो व्यापार बंद किया था इसके अंतर्गत एक पॉइंट और है कि जो चाय और चीन के साथ, अभी हम लोगों ने अगला देखा था कि चाय और चीन देश के साथ आप लोगों ने देखा था कि 1833 के अधिनियम में कंपनी का एकाधिकार तो समाप्त किया गया था लेकिन चाय और चीन देश के साथ कंपनी के व्यापार का एकाधिकार बना था। इस अधिनियम के द्वारा जब कंपनी का व्यापार बंद किया गया तो उसके द्वारा चाय और चीन देश के साथ जो इसका एकाधिकार था इसको भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अलावा बंबई तथा मद्रास से विधि निर्माण की शक्ति को, बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां किसके, 7वां पॉइंट के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि बंबई
और मद्रास, बंबई और मद्रास से इन लोगों ने विधि निर्माण यानी कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सातवां कि बंबई और मद्रास से विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया, यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसके बाद बंबई और मद्रास में विधि बनाने की पावर खत्म हो जाती है। देखिए आप लोग एक चीज अच्छी तरीके से जान लीजिए कि इस जो है कि 1833 और 1813 के बीच में कई अधिनियम आए। जैसे आप देखेंगे 1813 के बाद 1814 का अधिनियम आया, उसके बाद 1823 का अधिनियम आया और उसके बाद 1829 का अधिनियम आया। एक के बाद एक आप देख रहे हैं तो कई अधिनियम आए, जगह जगह से अधिनियम आए और कंपनी के ऊपर वर्चस्व को बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं ये नियम कानून कमजोर पड़ते गए और कंपनी मजबूत होती गई। इसी को देख के व्यापक पैमाने पर लाया गया 1833 का अधिनियम और इस 1833 के अधिनियम ने कंपनी को भारत देश में एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि इसी के द्वारा कंपनी ने अपना व्यापारिक चोला उतार फेंका था और अब कंपनी असली शासक के तौर पे उभरी। ठीक।